वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। आज मैं आपसे ब्रिक्स के बारे में बात करना चाहता हूं। जो ब्रिक्स का समिट होने वाला है साउथ अफ्रीका में ट्यूसडे और वेंसडे को, अगस्त 22 और अगस्त 23 को। ब्रिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण इदारा है इंटरनेशनल, कह सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। एक एक मल्टीलैटरल एक इंस्टीट्यूशन कहिए या इसे ग्रुपिंग कहिए, इसे प्लेटफॉर्म कहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है खास तौर से उन मुल्कों के लिए जो डेवलपिंग नेशंस है और जो ग्लोबल साउथ से आते हैं। ग्लोबल साउथ उन मुल्कों को कहते हैं जो ना कोल्ड वॉर के दौरान ना तो वेस्टर्न ममालिकों के साथ थे, ना सोवियत यूनियन के साथ थे। और ज़्यादातर ये लोग, ये मुल्क अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका से आते हैं। ये रिलेटिवली गरीब हैं, इसलिए उन्हें डेवलपिंग नेशंस कहते हैं। उनके इकोनॉमीज छोटे हैं, उनके पर कैपिटा जीडीपी कम है बनिस्बत यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के। और ये यूजुअली पोस्ट कॉलोनियल मुल्क हैं, यानी इन पे यूरोपियन मुल्कों की कॉलोनियल रूल थी कई सदियों तक, खासतौर से 18वीं और 19वीं सेंचुरी में। तो मैं दो चीज़ों पे गौर करना चाहता हूँ कि इस जो आने वाला समिट है उसमें क्या रुख निकलता है ब्रिक्स का, कि इसकी क्या आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन है या इसका क्या मकसद है, और इसमें हिंदुस्तान का क्या रोल है, इंडिया का क्या रोल है ब्रिक्स के अंदर। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर जो मैं वीडियोस लगाता हूं उसको आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और आप में से जो कॉन्वर्सेशंस को सपोर्ट करना चाहते हैं वो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो मेरी नज़र में पांच छह मुद्दे बहुत अहम हैं ब्रिक्स को लेकर। तो सबसे पहला सवाल जो ब्रिक्स का इस बार हो रहा है कि जो ब्रिक्स है ही छोटा इदारा, जिसमें सिर्फ पांच मुल्क है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 2001-2 के करीब कायम हुआ था, और 2007 में शायद इनकी पहली समिट हुई थी, और उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका भी ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया। तो ये जो इदारा है तो बहुत छोटा, लेकिन इसमें ऑलरेडी इख्तलाफात आ चुके हैं। और उस इख्तलाफात का जो हम समझने की अगर कोशिश करें कि कौन से पार्टीज किस तरफ हैं, उसको समझने के लिए जो अहम मुद्दा है वो है ब्रिक्स का एक्सपेंशन। तो क्या हुआ है कि बाज लोग ब्रिक्स को, मिसाल के तौर पे इंडिया और ब्राजील, ब्रिक्स को एक ग्लोबल साउथ का एक ऐसा फोरम समझते हैं जहां पर उसे एक मौका मिलता है ग्लोबल साउथ के मुल्कों को टू कम टुगेदर, अपने एक दूसरे की मदद करे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और तरक्की में, एक दूसरे को सपोर्ट पहुंचाए फाइनेंशियली वगैरह। तो इन दैट सेंस भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए और ब्राज़ील के लिए ब्रिक्स एक ऐसा फोरम है जहाँ पे इट्स लाइक ए सेल्फ हेल्प फोरम। हम अपनी मदद खुद करेंगे। हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे और एक दूसरे को डेवलप होने में और फर्स्ट वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स तक पहुंचने में मदद करेंगे। तो ये नुक्ते नज़र था ब्राज़ील और हिंदुस्तान का। लेकिन जो रशिया और चाइना है, शुरू में तो वो भी इसी मकसद से ज्वाइन किए थे, लेकिन वो 20 साल पहले था। और 20 साल पहले रशिया तो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट की तरफ रुझान था, और चाइना भी काफ़ी क्लोज ताल्लुकात थे अमेरिका के साथ, एटलीस्ट ट्रेड, और चाइना वाज स्टिल डेवलपिंग। तो उनका भी शुरू में तो यही मकसद था कि ठीक है, ये ग्लोबल साउथ के चार ऐसे खैर उनको ग्लोबल साउथ कहना, क्योंकि रशिया इज नॉट पार्ट ऑफ ए ग्लोबल साउथ, ये कह सकते हैं कि जो नॉन वेस्टर्न दुनिया के ऐसे चार मुल्क हैं जिनकी ग्रोथ रेट बहुत हाई है, और अगर ये आपस में मिलकर कोऑपरेट करें तो ये ग्रोथ रेट और भी बढ़ सकती। तो ये शुरू में मकसद था, लेकिन अब रशिया और चाइना के लिए ब्रिक्स एक ऐसा वेन्यू बन गया है कि वो जो वेस्ट की ताकत है, जो अलायंसेस है वेस्ट के, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ब्रिक्स एक कंपेटिटर और ऑल्टरनेटिव बन जाए G7 के लिए। G7 दुनिया के सात सबसे अमीर डेमोक्रेसीज का एक प्लेटफॉर्म है, जो बेसिकली वही करता है जो अमेरिका चाहता है। और
यूजुअली आजकल अमेरिका दोनों रशिया और चाइना से खिलाफ हैं। रशिया उसकी जंग यूक्रेन की वजह से, और चाइना बिकॉज ऑफ उसकी जो अग्रेसिव पॉलिसीज है और उसकी हिम्मत कि वो अमेरिका की हेजेमनी को चैलेंज करे। तो बेसिकली जो G7 है, या आप दूसरे इदारों को ले ले, वर्ल्ड बैंक, IMF, UN सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह, यहाँ पे अमेरिका और अमेरिका के अलाइज का पल्ला भारी है। तो चाइना और रशिया चाहते हैं कि ब्रिक्स एक ऐसा इदारा बन जाए, इंटरनेशनल इदारा, जहाँ से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को बैलेंस किया जाए। तो तो उसको बैलेंस करने के लिए एक्सपेंशन की बहुत ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे जब ब्रिक्स कायम हुआ था, तो ब्रिक्स की जो ग्लोबल GDP थी वो दुनिया की सिर्फ 8% थी, और वेस्ट की उससे बहुत ज़्यादा थी। 60% के शायद ऊपर था वेस्ट 2001, 2002, 3 के करीब, इन टर्म G7 की जो GDP थी। अब ये हुआ है कि G7 की GDP गिर गिर के 43% के करीब हो गई है, और ब्रिक्स की GDP बढ़ के तकरीबन 26% हो गई है। तो एक तरह से आप देख रहे हैं G7 नीचे जा रहा है और ब्रिक्स ऊपर जा रहा है। तो गैप जो 20 ब्रिक्स और G7 के बीच में GDP का गैप है वो बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी तकरीबन 17-18% का फर्क है, यानी एक चाइना का फर्क है G7 और ब्रिक्स के बीच में। द डिफरेंस इज इक्वल टू वन चाइनाज GDP। तो इस गैप को कम करने के लिए चाइना और रशिया चाह रहे हैं कि और मुल्कों को कायम किया, इंक्लूड किया जाए। तकरीबन 40 मुल्क अब ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ब्रिक्स, जिसमें जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं सऊदी अरेबिया है और इंडोनेशिया है, इंडिया, इन दोनों की मेंबरशिप को थोड़ा बहुत ब्लॉक किया हुआ है। और साउथ अमेरिका से वेनेजुएला ज्वाइन करना चाह रहा है, ईरान ज्वाइन करना चाह रहा है, कई अफ्रीकन मुल्क ज्वाइन करना चाह रहा है। तो ब्रिक्स इस मसले को लेकर डिवाइडेड है। रशिया और चाइना चाह रहे हैं कि इमीडिएटली बड़ी जल्दी से तेजी से ब्रिक्स को एक्सपैंड कर लें, ताकि एक ऐसा बैलेंसिंग फोर्स आ जाए कि वेस्ट का जो इन्फ्लुएंस है उसे कम करें। लेकिन इंडिया और ब्राजील ये नहीं चाहते कि ब्रिक्स एक एंटी वेस्टर्न फोर्स बन जाए, एक ऐसा इदारा लगे कि वो वेस्ट के खिलाफ है। और पिछले एक साल से अमेरिका के इतना करीब आ चुका है इंडिया कि वो किसी भी इदारे में ऐसी पोजीशन लेना नहीं चाहता कि वो अमेरिका के खिलाफ जाए। पिछले 1-2 साल पहले आप तो सुनते थे होंगे बहुत, डॉक्टर जयशंकर साहब, इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो कहते थे कि हमारा खुद का अलग कैंप होगा, हम ना इनके साथ है ना उनके साथ है, हम सबके साथ है, मल्टी अलाइनमेंट की बात करते थे। लेकिन अब SCO को ले लें या ब्रिक्स को ले लें, इंडिया की पूरी कोशिश ये होती है कि वो एंटी वेस्ट ना बने। और उसमें ये भी हो रहा है कि इंडिया इज एंडिंग अप बिकमिंग एंटी चाइना। इन दिस SCO को ले लें या ब्रिक्स को भी ले लें, जो चीज़ें चाइना करना चाह रहा है उसे इंडिया मुसलसल ब्लॉक कर रहा है। तो वेस्ट के लिए तो यही चाहते हैं ना, अमेरिका तो यही चाहता है कि इंडिया कोशिश करे चाइना को अपोज करें, और अब इंडिया वो करने लगा है। तो पहला इशू ये होगा कि ये समिट में क्या एक्सपेंशन को लेकर क्या डिसीजन लिया जाता है। SCO में ईरान आ गया है, ईरान इज क्वाइट एंटी वेस्ट। क्या ईरान ब्रिक्स में भी आएगा, ये एक अच्छा टेस्ट है देखने के लिए। दूसरा जो मसला है वो NDB को लेकर, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, तो इसके दो इश्यूज हैं। एक के जो ग्लोबल साउथ के मुल्क हैं कह रहे हैं कि दुनिया बदल गई है, ग्लोबल साउथ का इकोनॉमीज बढ़ गए हैं, ट्रेड बढ़ गया है, उनका हिस्सा इतना बढ़ गया, आप खुद देख रहे हैं ब्रिक्स 8% से 26% बन गया है। दूसरे भी ग्लोबल साउथ के मुल्कों काफ़ी तरक्की कर रहे हैं, ब्राज़ील की इकोनॉमी इज़ डूइंग वेल, इंडोनेशिया की इकोनॉमी इज़ डूइंग वेल, थाईलैंड को ले लें या वियतनाम को ले लें, सिंगापुर, ऑल ऑफ दीज इकोनॉमीज ये सब काफ़ी मजबूत हो गए हैं। तो ये कहना कि जो 1945 का जो अरेंजमेंट्स है IMF में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, वर्ल्ड बैंक का, उसे बदलना चाहिए। यानी जो मल्टीलैटरल इदारे हैं उनका पावर बैलेंस आज की हकीकत को रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो तो हालांकि वर्ल्ड बैंक में कोई तब्दीली नहीं आई, उसके बदले ब्रिक्स ने कहा चलो हम हमारा खुद का एक इदारा खोलते हैं, और एक NDB उन्होंने खोला है जो उसमें सब मेंबर स्टेट्स का इक्वल इन्फ्लुएंस होता है। एंड उसका नतीजा ये है कि इट्स नॉट मूविंग फास्ट। हालांकि अभी तो सिर्फ उसमें कहते हैं कि कुछ 8-9 मेंबर्स है, 3 नॉन ब्रिक्स मेंबर्स भी NDB के मेंबर्स हैं।
اور انہوں نے کچھ پچھلے کئی سالوں میں $33 بلین لون دیے ہیں کچھ 100 پروجیکٹس کے لیے. لیکن اٹ از نتھنگ کمپیئر ٹو ورلڈ بینک جو شاید ایک سال میں اس سے کئی گنا زیادہ لونز دیتا ہے. تو ایک مدعا یہ ہے کہ کیا این ڈی بی کو ایکسپینڈ کیا جائے گا اور این ڈی بی کو اس کے رول کو پھر سے ری ڈیفائن کیا جائے گا. اور دوسری چیز ہے کہ ایک اور جو مسئلہ برکس نے اٹھایا تھا ان دا پاسٹ وہ ڈی ڈالرائزیشن کا تھا. کیا برکس کی ایک نئی کرنسی بنائی جائے گی یا نہیں؟ انڈیا نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ برکس کی وہ کرنسی کے لیے وہ تیار نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک اب آپس میں اپنی ہی کرنسی سے ٹریڈ کرے جس طرح سے اب انڈیا یو اے ای کے ساتھ روپی ٹریڈ کر رہا ہے. یو اے ای خود ممبر بننے کی کوشش کر رہا ہے برکس کا. تو یہ دو ایشوز آر دا کی ایشوز کیونکہ اگر برکس ایک اکنامک الائنس ہے تو اس کا بینک اور اس کی جو کرنسی کے جو ایشوز ہیں دیٹ شوڈ بی لکڈ ایٹ مچ مور کلوزلی. ان پہ زیادہ توجہ ہونی چاہیے. تو ایک چیز یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے ہم لوگ اس سمٹ میں کہ این ڈی بی کو لے کر اور کرنسی کو لے کر کچھ برکس آگے بڑھتا ہے یا نہیں. جو تیسرا مدعا ہے وہ کہ کیا برکس ایک ایسا وینیو بن جائے جہاں انڈیا اور چائنا کا کانفلکٹ پھر سے ہمیں نظر آنے لگے. انڈیا نے تو ایس سی او کو بیسکلی ڈبا دیا. مطلب انڈیا واز اے چیئرمین آف ایس سی او. اس کا انہوں نے جو مین ایونٹ ہونے والا تھا ہیڈز آف اسٹیٹس کی جو سمٹ ہونے والی تھی اس کو انہوں نے ورچوئل کر دیا. 2 دن کا پروگرام کو 2-3 گھنٹے کا ایک زوم میٹنگ میں بدل دیا. تو بیسیکلی انڈیا نے کافی ایس سی او کو ڈاؤن گریڈ کر دیا جس سے چائنا بہت اپسیٹ ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا چائنا نے سینٹرل ایشیا کے ملکوں کے ساتھ الگ سے دوبارہ ایک میٹنگ کی. ایس سی او کا فوکس سینٹرل ایشیا پہ ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ چائنا از ٹرائنگ ٹو بلڈ اندر ایس سی او انڈیا کے بغیر. تو کیا برکس پھر انڈیا اور چائنا کے کانفلکٹ کی وجہ سے کیا یہ بھی ایک دم جیسا سارک بیکار ہو گیا انڈیا اور پاکستان کے کانفلکٹ کی وجہ سے؟ تو کیا ایس سی او برکس بھی انڈیا اور چائنا کے کانفلکٹ کی وجہ سے ایک دم انفیکٹو بن جائے گا؟ اور دیکھیں جو ساؤتھ میں جو آپس میں جو ویسٹرن ملک ان کو لڑاتے ہیں یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا سمپل پرنسپل ہے. کوئی سدرن نان ویسٹرن ادارہ اب ترقی ہی نہیں کر سکتا بیکاز انڈیا اور چائنا are not able to agree on anything. So this has یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا انڈیا چائنا خود اپنا نقصان کر لیتے ہیں without being able to resolve their mutual جو ڈسپیوٹس ہے خاص طور سے بارڈر ڈسپیوٹس کو لے کر. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے فورمز ایس سی او ہو یا برکس ہو اسے اینٹائی ویسٹرن کہتے ہیں. لیکن جو ویسٹ کے جو بڑے ملک ہیں G7 کے ان کے ٹریڈز چائنا کے ساتھ سارے گلوبل ساؤتھ کے ملکوں سے بہت زیادہ ہے. امریکہ کا ٹریڈ $600-700 بلین کے قریب ہوتا ہے چائنا کے ساتھ. فرانس کا بھی, جرمنی کا بھی اور انڈیا کا بھی. خود 2022 میں انڈیا چائنا کا ٹریڈ کچھ $125-135 بلین کے قریب تھا. انڈیا کا خود ٹریڈ امبیلنس جو تھا چائنا سے وہ $100 بلین کا تھا. اور جو چوتھا مدعا ہے کہ یہ جو گلوبل ساؤتھ کی لیڈرشپ کی جو سٹرگل چل رہی ہے, انڈیا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ انڈیا از دا وائس آف دا گلوبل ساؤتھ اور وہ گلوبل ساؤتھ کی لیڈرشپ تلاش کر رہا ہے تاکہ جب یو این سیکورٹی کاؤنسل کا ریفارمز ہو تو ساؤتھ سے اس کو ووٹس ملیں. لیکن اگر ہر ادارے میں انڈیا اگر امریکہ کا سائڈ لیتا ہے اور ساؤتھ کے جو ملک ہیں خاص طور سے جو دوسرے امپورٹنٹ وائسز ہیں جیسے کہ برازیل ہے, ارجنٹینا ہے, میکسیکو ہے, انڈونیشیا ہے, اگر ان کے خلاف انڈیا کی پوزیشنز لیتے رہے تو آئی ایم ناٹ ویری شیور کہ یہ ملک چاہیں گے کہ انڈیا گلوبل ساؤتھ کی وائس بنے, کیونکہ وہ کہنے لگیں گے کہ انڈیا تو اب امریکہ کا ماؤتھ پیس بن گیا ہے گلوبل ساؤتھ کے وینیوز میں. سو انڈیا ہیز ٹو پلے دس ویری کیئرفلی کہ وہ کہتا ہے کہ ہم بیلنس کر رہے ہیں تو اس کی پوزیشنز بھی بیلنسڈ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہر ڈیسیشن جو انڈیا اب لینے لگے گا وہ کسی نہ کسی طرح سے امریکہ کی یا G7 کی یا ویسٹرن ملکوں کی
इंटरेस्ट को आगे बढ़ाए एट द एक्सपेंस ऑफ द ग्लोबल साउथ इंटरेस्ट। मिसाल के तौर पे पिछले 5-10 दिनों में मैंने 2 सर्विस के रिव्यूज करे हैं, आप देख सकते हैं। एक सर्वे आसियान के मुल्कों के बारे में था और दूसरा सर्वे जो 25-24 मुल्कों का चाइना की तरफ क्या व्यू है, डू दे हैव अ पॉजिटिव व्यू चाइना की फॉरेन पॉलिसी का या नेगेटिव व्यू। तो जो चाइना की तरफ था, तो उसमें अगर आप देखें जो ग्लोबल साउथ के जितने भी मुल्क थे उसमें सारे के सारे, उसमें मेक्सिको था, अर्जेंटीना था, ब्राजील भी था मेरे ख्याल से, इंडोनेशिया, ये सब हैड पॉजिटिव व्यूज ऑफ चाइना, और सिर्फ इंडिया के व्यूज नेगेटिव थे चाइना की तरफ। जाहिर है कि आप सब समझते हैं क्यों, लेकिन इंडिया का जो पोजीशन था इट वाज वेरी मच इन लाइन विद अमेरिका एंड फ्रांस वगैरह, यानी इंडिया की पब्लिक ओपिनियन was more like the public opinion of the global north, not like the public opinion of the global south। यानी जो इंडियंस की जो नजरिया है वो ग्लोबल नॉर्थ की तरह की सोच नजर आ रही थी उसमें, ना कि ग्लोबल साउथ की। और दूसरी चीज ये, जब मैंने सर्वे देखा आसियान मुल्कों का, तो आसियान मुल्कों में ऑब्वियसली उनका प्रेफरेंस अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसमें भी कई ऐसे मुल्क हैं जो काफी सिंपैथेटिक है चाइना के तरफ, खासतौर से इंडोनेशिया। और सिर्फ 1% जो आसियान की पब्लिक है, 10 मुल्कों की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया को पॉजिटिवली देखती है, और बाज़ जगह 15% या 16% से चाइना को पॉजिटिवली देखती है। तो इंडिया हैज टू बी वेरी केयरफुल कि हर मसले पर, इंटरनेशनल मसले पर, इंडिया और ग्लोबल साउथ की कंट्रीज में ऑपोजिट पोजीशंस ना हो। और अगर इंडिया के हर मसले पर इंडिया की पोजीशन ग्लोबल साउथ की पोजीशन से अलग हो, बट इन लाइन विथ ग्लोबल नॉर्थ, तो शायद इंडिया का क्लेम कि वो ग्लोबल साउथ की वॉइस है वो उतना क्रेडिबल नहीं रहेगा। इस क्लेम को तो चाइना जीत जाएगा वहां पर ओवर इंडिया एज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। सो दिस इज ए गुड इश्यू। तो जो सबसे मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो नजर आ रही है ब्रिक्स में, कि जो इंडिया और चाइना के बीच में जो ये टग ऑफ वॉर कहिए या कॉन्फ्लिक्ट कहिए, ये जो स्ट्रगल चल रहा है टू बिकम द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, इंडिया चाहता है कि वो ग्लोबल साउथ की वॉइस भी रहे और ग्लोबल नॉर्थ के साथ भी मिलके रहे। चाइना चाहता है कि ग्लोबल साउथ एक ऐसा गठबंधन बन जाए जो चाइना के साथ और रशिया के साथ हो और वेस्ट के साथ ना हो। तो जो स्ट्रगल है इंडिया और चाइना के बीच में, जो मुल्क ये स्ट्रगल जीतेगा, ग्लोबल साउथ के ऑर्गेनाइजेशंस की रुख उसी तरफ जाएगा। लेकिन अगर ये स्ट्रगल कोई दोनों में से कोई जीतता नहीं और वो स्टेलमेट के तौर पे होता, तो मेरे ख्याल से एससीओ या ब्रिक्स या सारे दूसरे ग्लोबल साउथ के इदारे सार्क की तरह बेकार हो जाएंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब टू कन्वर्सेशंस, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मुख्तदर खान, सी यू।